अब खबरों की ओर करते हैं रुख। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में कितने बोरवेल हैं? अभी भी कितने बोरवेल खुले हैं? अकेले 72 तो चूरू के रतनगढ़ में मिले हैं। पूरे प्रदेश का अंदाजा लगाइए। उतली में 6 दिन से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी भी बोरवेल में फंसी है मासूम चेतना। पाइलिंग मशीन से खोदे जा रहे हैं सुरंग। वक्त के साथ बढ़ रही है चिंता। माने सरकार से गुहार लगाई है। प्रशासन पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। माने सवाल उठाते हुए पूछा है, अगर लड़की कलेक्टर मैडम की संतान होती तो क्या ऐसा ही होता? क्या उसे इतने लंबे समय तक वहां रहने देंगे? बोरवेल में गिरी बच्ची को कब तक निकाला जाएगा बाहर? ये सवाल लगातार बरकरार है। सीएम भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक भी ली है। सीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन कब होगी जिम्मेदारों पर कार्रवाई? ये सवाल राजस्थान की सियासत में और जनता के मन में उठ रहे हैं। राजस्थान में खुले बोरवेल से होने वाले हादसों ने पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की नींद उड़ा रखी है। बावजूद इसके खुले बोरवेल को लेकर अभी तक कोई भी सख्त गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान में हजारों बोरवेल खुले पड़े हैं। आपको यकीन नहीं हो तो चूरू जिले से आए इन आंकड़ों पर गौर करिए। चूरू जिले के केवल रतनगढ़ उपखंड में 72 बोरवेल खुले मिले। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, 110 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन उसके बावजूद तमाम प्रयास असफल हैं। अभी तक मासूम को निकाला नहीं गया है। कहां दिक्कत आ रही है? कहां परेशानी है? देखिए, राजस्थान सरकार कोशिश लगातार जारी है। बच्चों को साल साल जो आंकड़ा है। कुलदीप, आपसे दोबारा संपर्क की जाएगी, लेकिन आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, पूरे प्रदेश में 50 जिले हैं और एकमात्र रतनगढ़ उपखंड में 72 बोरवेल खुले हैं। सोचिए, हादसों को दावत दिया जा रहा है। वो करने अभी तक उनको निखारे भी कौन। और अगर कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो क्यों इतना दिन तक वह उनका अंदर ही रह देती। थोड़ी सी भी कन्या के प्रति रहम को ना, कम से कम मेरी पुकार ना सुनो तो कन्या की आत्मा की पुकार सुन लो। मेरी बेटी ने जल्दी से जल्दी निकाल लो तो भगवान के सम्मान सुन रहे। कलेक्टर मैडम, इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है मेरी बच्ची के लिए? अगर तेरी बेटी होती तो क्या इतनी लापरवाही बरतती तू? के बीच में कार्य लगातार किया जा रहा है। जितनी भी जल्दी संभव हो पाएगा हम इस कार्य को अंजाम देंगे। हमारी पूरी टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सारे सिविल डिफेंस, सभी लोग लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। बारिश को देखते हुए जैसे इनकी मशीनरी जो भी है उसको कवर किया जा रहा है, प्लस बारिश के साथ साथ जो है मौसम, इनके कई सारी चीज़ें जो वेल्डिंग का जो काम है, ख़ास तौर से वेल्डिंग का काम प्रभावित हुआ। बारिश के दौरान जो केसिंग डालने के लिए पाइप्स को वेल्डिंग करना पड़ रहा है, तो बारिश की वजह से वो वेल्डिंग का कार्य हो नहीं पाया बीच बीच में। परंतु जैसे जैसे बारिश रुक रही है, हमने इनके लिए टेंट, जो कि वाटरप्रूफ टेंट है, वो लगाया है और जैसे भी इनकी आवश्यकता है वो हम पूरी उपलब्ध करा रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज बारिश है, तो इसके बचाव के लिए, इसके बारिश के रहते हुए भी हम जिस भी तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जो भी आवश्यकता है उस हिसाब से मशीनरी, मैन पावर सभी हम उपलब्ध करा रहे हैं। और तो हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे स्थिति वहां पर कैसी है? कब तक मासूम बच्ची को निकाला जाएगा? 110 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चला है, लेकिन बार बार जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं सभी असफल हैं। क्या कुछ वजह बताई जा रही है? देखिए, लगातार जितना दिन है और जहां पर ऑपरेशन चेतना प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है, कोशिश ये है कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाए, क्योंकि 2 दिन पहले मूवमेंट दिखा गया था। अब प्रशासन की ओर से जो कैमरा अंदर भेजे गए हैं
वहां से कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब जो ऑपरेशन को थोड़ा बदला गया है, थोड़ा टेक्निकल सहायता स्थिति में ली है, जहाँ पर 6 लोगों की अलग अलग टीम तय की गई है प्रशासन की ओर से। 2-2 की फेज में एनडीआरएफ के जवानों को नीचे भेजा जाएगा। फिलहाल अभी तक ड्रिलिंग का काम चल रहा है। तकरीबन 120 फीट नीचे जहाँ बच्ची अटकी हुई है, वहां पर जेड का एक एल पावर भेजा गया है, जिसके तहत से बच्ची और नीचे ना जाए। और किसी तरह से, क्योंकि 700 फीट ये गहरा गड्ढा बताया जा रहा है, और अभी जो बच्ची जहाँ पर फंसी हुई है वो तकरीबन 120 फीट के आसपास में है। और प्रशासनिक तौर से दूसरी और 170 फीट का गड्ढा खोदा जा रहा है। और सबसे बड़ा जो टास्क है और रेस्क्यू ऑपरेशन में ये है कि बच्ची जहाँ पर फंसी हुई है उससे थोड़ा ही नीचे अगर हम देखें तो अगर थोड़ी सी लापरवाही रहे और थोड़ी सी इसमें अगर चूक रहेगी तो बच्ची सीधी नीचे की और जाएगी, जिसकी वजह से यह हादसे तो जिक्र देखा कि जो बच्चे के साथ घटना हुई वो यही रहा कि जितनी देरी प्रशासन की रही थी उस देरी की वजह से बच्चे अक्सर इन हादसे में जान गंवा बैठते हैं। और छठा दिन आज यहाँ पर है और अभी तक कोई मूवमेंट नजर नहीं आया है। प्रशासन की ओर से कोशिश की है कि एनडीआरएफ के जवानों को नीचे भेजकर तो जमीन की मदद से बच्चे को वहीं से सेफ से एलपीजी बनाकर जवानों को भेजकर बिल्कुल कुलदीप, ऐसे में तमाम आरोप भी परिजनों के द्वारा, परिवार वालों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। मां की गुहार सुनाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद 6 दिन का वक्त भी चला है। अब जो संख्या है बोरवेल की कुलदीप, वो भी सामने आ रही है कि कितने ऐसे बोरवेल हैं जो अभी खुले हुए हैं, जो दावत दे रहे हैं हादसों को। दौसा में हाल ही फिलहाल में 10 दिन पहले ये घटना हुई थी जिसमें मासूम बच्चे की मौत हो गई थी। अब जो बोरवेल की संख्या है, रतनगढ़ है, उपखंड में 72 बोरवेल खुले मिले हैं। प्रदेश में 50 जिले, आप अंदाजा लगाइए कुलदीप, कैसी स्थिति है वहां पर। अभी तक प्रशासन इतनी लापरवाह क्यों है, क्यों कुछ सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है? देखिए, पीडब्ल्यूडी की ओर से ये खुदाई का काम किया जाता है, जहां पर अक्सर पेयजल और आपूर्ति के लिए बोरवेल खोदे जा रहे हैं। और जहां पर हम आंकड़ों की बात करें, 2023 के जो आंकड़े नजर आए उस आंकड़ों के आधार पर तकरीबन राजस्थान में 3000 से ज्यादा बोरवेल राजधानी जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में खोले गए, यानी जयपुर संभाग में 3000 से ज्यादा बोरवेल खोले गए हैं। और ऐसे न जाने कितने बोरवेल होंगे जिनके ऊपर से ढक्कन प्रशासन ने बंद किए हैं। और यही वजह रही है कि अक्सर जब राजस्थान में पिछले में देखा कि इतने बड़े घटनाक्रम चले और पिछले साल के अंदर 50 से ज्यादा बच्चों ने जान गंवाई है, सरकार प्रशासन इस पर नजरअंदाज करते हुए बार बार ये मौत के गड्ढे खोद रहे हैं, लेकिन उसे ढकने का प्रयास न तो जनता कर पा रही है, न ही सरकार के जो नुमाइंदे इस पर ध्यान दे रहे हैं, न ही प्रशासनिक अधिकारी इस पर कुछ कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि छोटी सी लापरवाही आम जनता की, प्रशासन की और सरकार की ये बच्चों को मौत के गड्ढे में गिरा रही है। और ये जो आंकड़े दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि राजस्थान में बच्चों को बार बार परिजनों की भी और से जो थोड़ी बहुत लापरवाही है। ठीक है, रोकेंगे आपको कुलदीप। हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी, भाजपा के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। 6 दिन बीत चले हैं। सवाल यही है सुरेंद्र जी, 6 दिन का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है, 1 हफ्ता बीत चला है, लेकिन उसके बावजूद एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, पूरा विभाग अभी तक उस मासूम बच्ची को निकाल नहीं पाया है। क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ परेशानी है सर? जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा जी कि बिल्कुल सही बात है कि 6 दिन हो गए, लेकिन जो ही सूचना मिली जी तो हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं तुरंत मौके पर पहुंच गए थे। 10 मिनट के अंदर हमारे वहाँ कह सकते इमरान खान जी हैं वो पहुंच गए थे। आधे घंटे के अंदर हमारा पूरा प्रशासनिक जो अमला है वो मौके पर पहुंच गया था, परंतु कुछ तो मौसम की एक बड़ा कारण रहा कि थोड़ी देरी हो रही है क्योंकि वेल्डिंग नहीं हो पा रही थी। दूसरा, जितने भी इससे पहले जो घटनाएं हुई हैं इन सभी घटनाओं में जो हमारा जो देसी जुगाड़ है, जो भी हमें कामयाबी मिली लगभग उसी से मिली है। हमारे जितने बच्चे जो बोरवेल में इससे पूर्व में जो घटनाएं घटी, जो बच्चे गिरे थे, उनमें जो हमारे देसी जुगाड़ से ही बच्चों को बचाया जा सका था। तो सर्वप्रथम तो हमने प्रयास किया कि देसी जुगाड़ से कोई व्यवस्था हो, लेकिन जो ही पता लगा कि देसी जुगाड़ से कामयाबी नहीं मिल पा रही है, हालांकि उससे पहले ही व्यवस्था कर दी थी क्योंकि मशीनें फरीदाबाद से आई तो 1 दिन का समय उसमें लग गया। दूसरा, जिस जगह पर ये घटना हुई है उस घटना पर पहुंचने के लिए जो रास्ते की बड़ी समस्या थी, तो जो मशीनें पहुंची उसमें थोड़ा समय लगा। बाकी 2 दिन से बारिश हो रही है तो बारिश के कारण ये वेल्डिंग वगैरह ये मशीनें काम नहीं कर पा रही थी, इस कारण से देरी हुई। दूसरी बात, अभी लगभग
बच्ची के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बच्ची सकुशल वापस हम सबके बीच में हो, ठीक है, सकुशल जिंदा है। 3 साल की बच्ची है वो, और 6 दिन से लगातार वहां पर फंसी हुई है। मुझे लगता है रफ्तार की जरूरत है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजकुमार जी। ये दुर्दशा देखिए, बोरवेल हादसा, दौसा में लगातार ये हादसे हुए, एक मासूम बच्चे की मौत हो जाती है, उसके बाद एक बार फिर से चेतना, जो 3 साल की मासूम बच्ची है वो बोरवेल में फंसी है। लगातार 6ठा दिन है आज, उसके बावजूद कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। और बोरवेल की संख्या देखिए प्रदेश में 72, सिर्फ चूरू के रतनगढ़ में मिल रहे हैं बोरवेल जो खुले हुए हैं। राजकुमार जी। जी, जो ये घटनाएं हो रही है, ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसका जिम्मेदार मैं किसी भी सरकार को ना देकर स्वयं उन व्यक्तियों को देना चाहूंगा जो बोरवेल खुदवा तो लेते हैं, लेकिन आवश्यकता पूर्ण होने के बाद या खराब होने के बाद उन्हें खुला छोड़ देते हैं। इसमें हमें सभी लोगों को, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये अपील करना चाहूंगा और आप भी कीजिएगा कि जितने भी बोरवेल खुले हुए हैं कृपया वो उनके बोरवेल को कवर करें। अब इसमें किसकी गलती आप बता सकते हो? अगर बोरवेल खुला नहीं होता तो दौसा वाला जो हादसा हुआ था वो ना होता, आज सुरेंद्र चौधरी जी वो ना होता। मैं शायद उससे सबक लेते तो आज ये हादसा नहीं होता, चेतना फंसी नहीं होती, उसकी माँ इस तरीके से गुहार नहीं लगा रही होती। जी बिल्कुल, मैं उससे यही बता रहा हूँ, हादसे से प्रेरणा लेने की आवश्यकता जो आम जन है जो बोरवेल लगाते हैं उन सबको है। ये जो घटना है, मैं किसी भी सरकार के ऊपर भरोसा मंत्री नहीं करूंगा कि ऐसी भूल चूक जो कर रहे हैं ये लोग, ये स्वयं की गलती। लेकिन मैं सरकार पे जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए उनसे निवेदन करूंगा कि आपका जब भी विधानसभा सत्र चले तो निश्चित तौर पर एक ऐसा कानून बनाए जो राज्य में अंदर जो बोरवेल खुले हुए रहते हैं वो अगर कोई उसमें लापरवाही बरतते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का हादसा हो जाता है तो उसके ऊपर एक कठोर कानून बनाने की हमें आवश्यकता है कि जितना भी एक्सपेंसिव, जितना भी खर्चा होगा उस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वो संबंध जिसका बोरवेल होगा उसको देना होगा। अगर आप कठोर कानून इस दिशा में लेकर नहीं जाओगे तो चाहे इसके बाद कांग्रेस की सरकार आ जाए या किसी अन्य दल की सरकार आ जाए, की कमी है, लापरवाही है। सुरेंद्र चौधरी जी सोचिए, 50 जिले हैं पूरे प्रदेश में और हम सिर्फ रतनगढ़ की बात करें जहाँ 72 बोरवेल खुले हैं। आदरणीय मेरे साथी ने जो कहा ये बात सही है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में गाइडलाइन जारी की थी। हाँ, फिर गाइडलाइन क्यों नहीं फॉलो हो पाया? समय समय पर हमारा पुलिस विभाग है, ये भी गाइडलाइन जारी करता है, दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई भूलवश ये घटना घटती है, कहीं ना कहीं लापरवाही तो रहती है। ये 72 बोरवेल जो खुले हैं रतनगढ़ में, अकेले रतनगढ़ में, ये भूलवश है सर? अभी दौसा में जो घटना घटी उसके तुरंत बाद जो हमारे आईजी राहुल प्रकाश जी हैं उन्होंने खूब अभियान चलाया जो कि हमारे बिल्कुल नजदीक है। इसके अलावा जो हमारे एमपी में अभी सरकार ने कानून भी बनाया है, आदरणीय मोहन जी की सरकार ने। राजकुमार जी, कानून बनाए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, बोला जा रहा है, कहाँ गलती होगी, कहाँ चूक हो रही है? कानून बनाना एक अलग बात होती, कानून को इतना कठोर बनाओ कि उसको मानने के लिए आदमी को मजबूर होना पड़े। आज एक बात बताइए, आज अगर ये कानून हमारे प्रदेश में होता कि इस घटना के बाद या जो दौसा की घटना के बाद अगर हमारी सरकार, यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अगर ये घोषणा कर देती कि आगामी इस प्रकार की कोई भी अगर दुर्घटना होती है तो उसके रेस्क्यू में जितना भी खर्चा आएगा तो संबंधित जिसका बोरवेल है उसको देना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह देता हूँ दूसरे ही दिन सब लोग अपना उसमें कवर करने के लिए कितनी जगह कानून पर बनाए जा रहे हैं, पालन नहीं किया जा रहा। बिल्कुल पालन भी कराया जा रहा है और ये बात सही है कि पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है। समय समय पर हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये भी इस चीज के लिए जागरूकता फैलाते हैं, हमारे पुलिस विभाग जागरूकता फैलाते हैं, लेकिन कभी कभी ये चूक होती है और इस चूक की वजह से ये आज ये घटनाएं घटित हो रही है। ये बात तो सही है, ये चूक होती है सर और मासूमों की जान चली जाती है। बेहद चिंताजनक ये स्थिति है सर, ये कोई सफाई नहीं हुई। राजकुमार मीणा जी, कहाँ लापरवाही है, क्या आपको लगता है? जी बिल्कुल, लापरवाही तो मैं बिल्कुल सरकार की इस संदर्भ में बोल सकता हूं कि घटनाएं अगर लगातार हो रही है और उसके बाद भी अगर इसको सचेत होकर एक दिशा निर्देश जारी नहीं किया, हम इतना तो कर सकते हैं क्या ना कि सरकार सबक नहीं सीख पा रही है? राजकुमार जी, हर जिले के अंदर कलेक्टर से ये तो बोल सकते हैं कि आप संबंधित आपकी पंचायत पे पंचायत सरपंच होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, हमारा प्रशासन अमला सब जगह जमा हुआ है,
अपने अपने क्षेत्र में जितने भी अनयूज्ड बोरवेल है जो काम नहीं आ रहे हैं उनको सबको या तो भरवाया जाए या उनको कवर करवाया जाए। ये कार्य तो अभी सरकार कर सकती है, दिशा निर्देश एडवाइजरी जारी कर सकती है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है ना। ऐसे में सुरेंद्र चौधरी जी, यही निवेदन होगा कि इस तरीके से अब दोबारा से कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इस तरीके के हादसे को रोका जाए और जो भी बोरवेल है जो खुले हुए हैं उसे बंद किया जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, राजकुमार जी और सुरेंद्र चौधरी जी, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप बने रहिए, अपनी निगाह बनाए रखिए इन तमाम खबरों पर। खबरों बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है, दिल्ली दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी सदन पहुंचे हैं सीएम योगी। दिल्ली में आज संगठन को लेकर बैठक की जाएगी। अमित शाह, जेपी नड्डा से भी मुलाकात संभव मानी जा रही है। महाकुंभ में आने के लिए न्योता दिया जाएगा। तो दिल्ली दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, न्योता देंगे महाकुंभ में आने का। और आज अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात संभव है। कई मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है, दिल्ली दौरे पर है योगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रमन, सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर है, आगे उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? कहा जा रहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो सकती है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2:30 बजे दिल्ली पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने कई पदाधिकारियों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है, खास करके संगठन चुनाव को लेकर स्पेशल बैठक वहां पे थी, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे थे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ क्योंकि दिल्ली पहुंचे हैं, ऐसे में वो डबल काम वहां पर करेंगे और जो वहां पर वो जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और सबसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। जैसे मान लीजिए जो कांग्रेस और सपा जो अम्बेडकर मुद्दे को जो गर्म कर रही है, उसको कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, कैसे ठंडा किया जाए, कौन सी योजना अभियान अभियान चलाया जाए, कौन सी योजना चलाई जाए जिसके चलते उनका जो प्रदर्शन है चर्चा की जाएगी। अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात संभव मानी जा रही है। रमन, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। रमन, आपका निगाह बनाए रखिए। तो महाकुंभ में आने का न्योता देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खबरों बढ़ते आगे, प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकुंभ के नाम पर फर्जी वेबसाइट, होटल, लॉज, कॉटेज बुकिंग के नाम पर ठगी की जा रही है। मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फर्जी वेबसाइट से सावधान रहने की अपील भी की जा रही है। तो महाकुंभ के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाए जा रहे हैं। होटल, लॉज, कॉटेज बुकिंग के नाम पर इस तरीके से ठगी की जा रही है। मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपी को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार भी किया है। फर्जी वेबसाइट से सावधान रहने की पुलिस प्रशासन के द्वारा अपील भी की जा रही है। तो मास्टरमाइंड इस पूरे मामले के 4 आरोपी को अब गिरफ्तार किया जा चुका है। तो महाकुंभ के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी किया करते थे। प्राय ये संज्ञान में आया है और निरंतर साइबर पेट्रोलिंग जो प्रयागराज कमिश्नरेट द्वारा की जा रही है उसमें भी ये संज्ञान में आ रहा है कि महाकुंभ के नाम पर कई सारी फर्जी वेबसाइट्स जो हैं वो ऑनलाइन आ रही हैं और जहां पे लोगों से बुकिंग करवाई जा रही है और उनके साथ में ये फ्रॉड हो रहा है। ऐसा कोई भी होटल ना एग्जिस्ट करता है और वहां पे लोगों के साथ में धोखाधड़ी हो रही है। ऐसा ही एक प्रकरण संज्ञान में आया था जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 53/24 स्थानीय साइबर थाने पे पंजीकृत हुआ था। इसमें वेबसाइट्स बनाई गई थी जैसे kumbhcottagebooking.com, reservation@kumbhcottagebooking.com व अन्य। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के उपरांत 4 जो हैं हमारे अभियुक्त जो इसमें गिरफ्तार हुए हैं। प्राय फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।